जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक बार फिर से प्राचीन इतिहास के प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट सभी वनडे एग्जाम, पीसीएस एग्जाम और टीजीटी तथा पीजीटी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन हम लोग 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकाले गए हैं? सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से या लंघनास से? तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से निकाले गए हैं। कहाँ से निकाले गए हैं? दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। यह भी याद रखना है कि दमदमा से ही सबसे ज़्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। दमदमा से ही सबसे ज़्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। लंघनाज यह गुजरात में पड़ता है, यह भी याद रखना है। दूसरा प्रश्न है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? यानी कि विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र से कहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहना पहाड़ से, घघरिया से या बगही खोर से या लेखहिया से? तो इसका उत्तर होगा डी, लेखहिया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, यानी रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वह क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे या एक पुरातत्वविद थे या पूरा वनस्पति शास्त्री थे या एक इतिहासकार थे? तो इसको अगर हम देखेंगे तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के लिए कहीं कहीं इनको भूगर्भ वैज्ञानिक कहा गया है और कहीं कहीं इनको पुरातत्वविद माना गया है। लेकिन इसका जो सर्वाधिक सही उत्तर है, इनके पुस्तकों में देखें तो इनके बायोग्राफी के रूप में इनको एक भूगर्भ वैज्ञानिक के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? देखते हैं कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल का 3 युगों में विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या गार्डन चाइल्ड ने? तो यह थॉमसन ने किया था और इसमें इनका साथ ये जी टेलर ने दिया था। अगला है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लंघनाज से, वीरभानपुर से, आदमगढ़ से या चोपनी मांडो से? तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण के साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ से। पशुपालन के बारे में 3 स्थान याद रखना। एक तो आदमगढ़, दूसरा बागौर और तीसरा है लोटेश्वर। याद रखना, आदमगढ़, बागौर और लोटेश्वर। आदमी बाग में लौट गया, ये 3 जगह ऐसे हैं जहाँ से पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्या याद रखना है? कि आदमी बाग में लौट गया। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीन काल में अस्थायी जीवन के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? धौलावीरा से, किले गुल मोहम्मद से, कालीबंगा से या मेहरगढ़ से? तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण हमको मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान में पड़ता है। इसका उत्तर होगा डी। अन्य विकल्प के बारे में जान लीजिए। धौलावीरा गुजरात में है जहाँ से साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ से भूकंप के साथ जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किले गुल मोहम्मद यह भी जो है बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में आपको बताना है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कोल्डिहवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो लहुरादेव से प्राप्त हुए हैं, ये याद रखना है। अगर शब्द यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप नहीं लगा हुआ है तो उत्तर आपको देना है मेहरगढ़, और अगर भारतीय उपमहाद्वीप शब्द लगा है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा लहुरादेव। यहाँ से लगभग 7000 ईसा पूर्व के चावल यानी धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि मेहरगढ़ से गेहूं और जौ और कपास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह हमको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? यानी कौन सा नवपाषाणिक स्थल है जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी? कोल्डिहवा की, चिरांद की, गुफकराल की या लिंगसुगुर की? तो लिंगसुगुर दक्षिण भारत का स्थल है जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। चिरांद ये बिहार में पड़ता है, यहाँ से हिरन के हड्डी के जो आभूषण हैं वे प्राप्त हुए। कोल्डिहवा यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गुफकराल यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है।
अगला प्रश्न है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, यानी जो महापाषाण युग आया था बड़े बड़े पत्थरों वाला, वे किससे संबंधित थे? सन्यासी गुफाओं से, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है कि जो महापाषाण काल है, बृहद पाषाण स्मारक हैं, वे मृतकों को दफनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। यह सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में तथा पूर्वी भारत के असम क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। कहाँ प्राप्त हुआ है? तो जो महापाषाण युग है पूर्वी भारत के असम क्षेत्र में और दक्षिण भारत में प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पे देखते हैं, राख का टीला निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? पय्यमपल्ली, कुपगल, कोल्डिहवा और ब्रह्मगिरी। तो राख का टीला कुपगल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुपगल से प्राप्त हुआ है। याद रखना है कि राख के टीले हमेशा दक्षिण भारत में ही मिले हैं। भारत में किस शिलाश्रय से संबंधित सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? यानी कौन सी गुफा है जहाँ से सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना है भीमबेटका से सर्वाधिक गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका पुरापाषाण काल से लेकर के उच्च पुरापाषाण काल तक के चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान के रूप में प्रयुक्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद, मास्की। तो याद रखना है बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल का भी शव प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ पर मनुष्य के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बुर्जहोम और वहीं पर स्थित है गुफकराल, दोनों में गर्तावास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? गर्तावास, यानी जमीन के अंदर गड्ढे बना करके रहने का साक्ष्य भी वहीं से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कृषि के लिए यहाँ से हसिया प्राप्त हुआ है। मास्की के बारे में जान लीजिए। तो मास्की कर्नाटक में पड़ता है और मास्की से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए थे, जिस पे सबसे पहले अशोक का नाम लिखा हुआ है। ब्रह्मगिरी यह भी कर्नाटक में है। चिरांद बिहार में है, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है कि निम्न पुरापाषाण काल की सोहन संस्कृति जो थी उसकी खोज किसने की थी? यहाँ से दो प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि सोहन संस्कृति किस युग में है? निम्न पुरापाषाण काल में। अब जब ये पता चल जाए कि सोहन संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल में है, तब आपको बताना है कि इसकी खोज किसने की थी। D.N. वाड़िया ने, B.D. कृष्णास्वामी ने, R.B. जोशी ने, डिटेरा और पीटरसन ने। तो निम्न पुरापाषाण काल की खोज, निम्न पुरापाषाण काल में जो सोहन संस्कृति थी पंजाब की सोहन नदी घाटी में फैली हुई थी, इसकी खोज D.N. वाड़िया महोदय ने किया था। किसने किया था? D.N. वाड़िया महोदय ने। याद रखिएगा, B.D. कृष्णास्वामी ने मद्रास संस्कृति या एसोलियन संस्कृति का नामकरण किया था। एसोलियन संस्कृति को या हैंडेक्स संस्कृति को जो है मद्रास संस्कृति नाम किसने दिया था? कृष्णास्वामी ने। डिटेरा और पीटरसन के बारे में जान लीजिए कि इन्होंने सिंध घाटी और इसके अलावा शिवालिक क्षेत्र में उत्खनन का कार्य करवाया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न 16 है कि राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? तो राख के टीले अभी हमने चर्चा किया कि दक्षिण भारत से संबंधित हैं। ब्लेड और ब्यूरिन उद्योग किससे संबंधित हैं? निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से। तो ब्लेड और ब्यूरिन याद रखना है कि उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। यूपीपी उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ब्लेड और ब्यूरिन किससे संबंधित है? उच्च पूरा पाषाण काल से। मध्य पूरा पाषाण काल यह एक प्रकार की फलक संस्कृति है। मध्य पूरा पाषाण काल कौन सी संस्कृति है? फलक संस्कृति है। निम्न पूरा पाषाण काल कौन सी संस्कृति है? शल्क संस्कृति है। याद रखना है, निम्न पूर्व पाषाण काल को शल्क संस्कृति, मध्य पूर्व को फलक संस्कृति, उच्च पूर्व को ब्लेड और ब्यूरन उद्योग से संबंधित करके बताना है आपको। और यहीं पर अगर मध्य पाषाण काल पूछ लिया जाए तो लघु उद्योग से संबंधित है। मध्य पाषाण काल लघु उद्योग से। अगले प्रश्न की ओर। सिंघावल एक पुरा स्थल है किस काल का? तो निम्न पूर्व पाषाण काल का। अगला है प्रश्न 19 नंबर कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान किया जाता है? लंबवत मतलब जब पृथ्वी की गहराई में खुदाई करते हैं, तो गहराई में खुदाई करने से हमें ये जानकारी मिलती है कि यह संस्कृति कितने समय पुरानी है। यानी संस्कृति के कालमापन का अध्ययन गहराई खुदाई या लंबवत खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? तो भारतीय प्राग इतिहास का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट को
भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक पूछा गया तो कनिंघम को लगाना है। पुरातत्व का जनक किसको लगाना है? तो कनिंघम को लगाना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखित संस्कृतियों में से कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? यानी पाषाण काल की संस्कृति कौन सी नहीं है? सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासन संस्कृति या विंध्यन संस्कृति? तो पाषाण काल की विंध्यन संस्कृति पाषाण काल से संबंधित नहीं है। यह याद रखना है कि विंध्यन संस्कृति पाषाण काल से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समाधान रीत का प्रारंभ किस मानव के द्वारा किया गया था? यानी कौन सा मानव सबसे पहले लाश को दफनाना शुरू किया था? तो होमो निएंडरथल मानव सबसे पहले लाश को दफनाना शुरू किया था। अगला है कि होमो इरेक्टस का एक कपाल कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो होमो इरेक्टस का जो एक कपाल था वह नर्मदा नदी घाटी में हथनौरा से प्राप्त हुआ था और वह एक मादा स्त्री के कंधे की हड्डी प्राप्त हुई थी। यह भी याद रखना है। और इसकी खोज किसने की थी? तो अरुण कुमार सोनकिया ने इसकी खोज की थी। खोज किसने की थी? अरुण कुमार सोनकिया ने हथनौरा जो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था उसकी खोज की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य पाषाण के संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण, जंगली धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चोपनी मांडो से। जंगली धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चोपनी मांडो से जंगली धान, वन्य धान के प्रमाण प्राप्त हुए। अगला है कि संघाओ गुफा कहाँ, किस काल का है? तो संघाओ गुफा मध्यपुरा पाषाण काल का है। संघाओ गुफा किस काल का है? मध्यपुरा पाषाण काल की है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती सबसे पहले की गई? तो गेहूं एवं जौ की खेती पहले भी हमने बता दिया है कहाँ पर? मेहरगढ़ आपको लगाना है कि गेहूं और जौ के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। ये याद रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर पशुओं के कब्रगाह पाए गए हैं? पशु के कब्रगाह का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पशुओं के कब्रगाह का साक्ष्य बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। यह याद रखना है। फिर अगला है कि पेबुल उपकरण, पेबुल जो पाषाण उपकरण है वह निम्न में से किस काल से संबंधित हैं? निम्नपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पेबुल, चापर और चापिंग ये तीन प्रकार के पाषाण औजार, पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। ये जो है निम्नपुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। पेबुल, चापर और चापिंग किस काल के हैं? तो निम्नपुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना है। और इस प्रश्न को पहले आप लगाएंगे कि बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति किस सांस्कृतिक धरातल से संबंधित है? बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी की मातृ देवी की जो मूर्ति मिली थी वह किस सांस्कृतिक धरातल से, यानी किस सांस्कृतिक काल की है? निम्नपुरा पाषाण काल की, मध्यपुरा पाषाण काल की, उच्चपुरा पाषाण काल की या मध्य पाषाण काल की है? तो हड्डी की जो मातृ देवी की मूर्ति मिली थी वह यूपीपी यानी कि उच्चपुरा पाषाण काल की है। यह भी याद रखना है। फिर अगला है कि लहुरा देव किस जनपद में स्थित है? लहुरा देव, तो लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, संत कबीर नगर जिले में स्थित है। अगला देखना है कि नागरी नामक पुरा स्थल किस नदी के किनारे है? तो नागरी राजस्थान में है, ये बेराच नदी के किनारे पड़ता है। बेराच लूनी की सहायक नदी है। लूनी एक अंतःक्षेपित नदी का उदाहरण है, यह भी जान लेना है। प्रश्न संख्या 32 है कि लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? लघु पाषाण पत्थर के छोटे छोटे औजार किस काल में बनाए गए थे? तो पत्थर के छोटे औजार बनाए गए थे मध्य पाषाण काल में। पत्थर के छोटे औजार कब बनाए गए? मध्य पाषाण काल में। इसलिए मध्य पाषाण काल को माइकोलिथिक एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलिथिक एज कहा जाता है। यह याद रखना है कि मध्य पाषाण काल को माइकोलिथिक एज कहा जाता है। फिर से जान लीजिए कि निम्नपुरा पाषाण काल ये जो है सल्क संस्कृति कहलाती है। मध्यपुरा पाषाण काल फल्क संस्कृति कहलाती है। उच्चपुरा पाषाण काल ब्लेड और ब्यूरिन प्रकार की संस्कृति है। मध्य पाषाण काल लघु पाषाण उपकरणों, छोटे छोटे पत्थर के चमकीले औजार के लिए प्रसिद्ध है। यह बातें याद रखना है। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला तो सब में बना है पत्थरों के अंदर, पत्थरों पर, लेकिन प्रागैतिहासिक इतिहास के पहले शैल चित्रकला के लिए तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ? अब्दुल्ला रायसेनगंज में पड़ता है ये।
अगला है, इनको क्रम से लगाना है। लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल, इनमें आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल आया, उसके बाद नवपाषाण काल आया, उसके बाद कांस्य युग आया, उसके बाद लौह युग आया। कांस्य काल में हड़प्पा संस्कृति आई, और लौह तो भारत में लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा में हुआ था। यानी लौह काल की जब भी बात करेंगे तो इसको हम उत्तर वैदिक काल से संबंध देंगे। किससे? उत्तर वैदिक काल से संबंध करके देखेंगे लौह काल को। और कांस्य काल की जब भी बात करेंगे तो उसे हम सदैव हड़प्पा सभ्यता से ही जोड़ करके देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में कहाँ से असमीकृत मानव शिशु कपाल की प्राप्ति हुई? यानी मनुष्य के बच्चे की कपाल यानी खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो औंधे से प्राप्त हुई है। औंधे कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। औंधे कहाँ है? तमिलनाडु में पड़ता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? अभी अभी हमने समझाया था शल्क संस्कृति और फलक संस्कृति। तो फलक संस्कृति किसको कहा जाएगा? मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति, निम्न पुरापाषाण काल को शल्क संस्कृति, ब्लेड और ब्यूरिन उच्च पुरापाषाण काल को कहा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो कहाँ स्थित है? आपको बताना है चोपनी मांडो कहाँ पड़ता है। तो चोपनी मांडो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के कोरांव तहसील में पड़ता है, बूढ़ी बेलन नदी के किनारे पड़ता है। यह भी याद रखना है कि बूढ़ी बेलन नदी के किनारे पड़ता है इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि झोपड़ी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो पैसरा। पैसरा कहाँ है? बिहार में है। पैसरा से भारत में झोपड़ी के प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से इसको व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करने के दौरान सबसे पहले सिंघावल जमाव आएगा, उसके बाद पटपरा है, उसके बाद बाघोर है, उसके बाद खतौनी है। यह भी याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से किस शैलाश्रय से असूलियन चरण के समय पत्थर की दीवार के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? पत्थर की दीवार का निर्माण कहाँ किया गया था? तो भीमबेटका की गुफाओं में पत्थर के दीवार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले राख के टीले का उत्खनन कहाँ करवाया गया? तो कुपगल। इस प्रश्न को हम शुरू में भी देख चुके हैं। प्राचीनतम तिथि वाला पुरापाषाणिक स्थल उत्तरबैनी कहाँ स्थित है? तो उत्तरबैनी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये पुरापाषाण काल से संबंधित है उत्तरबैनी, और पड़ता कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर से संबंधित है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि संभावित पूजा स्थल का पुरातात्विक स्थल उच्च पुरापाषाणिक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। यानी कौन सा एक ऐसा जगह है जहाँ से पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बाघोर से। ये बाघोर मध्य प्रदेश में है, और एक जो बागौर है वो राजस्थान में है। ये याद रखना है, बागौर राजस्थान में, और ये बाघौर जहाँ से पूजा स्थल का साक्ष्य मिला है यह मध्य प्रदेश में है। जबकि बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं वह कहाँ पड़ता है? तो वह राजस्थान में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 44 एक बार फिर से आपको मैच करना है। इधर स्थल है, इधर राज्यों के नाम दिया हुआ है। तो ज्वालापुरम कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में है। पैसरा बिहार में पड़ता है। सिंगी तालाब राजस्थान में पड़ता है। और चिरकी कहाँ पड़ता है? तो चिरकी महाराष्ट्र में पड़ता है। चिरकी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऐसे प्रश्नों के आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उन्हें बार बार देखते रहिए। निम्नलिखित किस मध्य पाषाणिक स्थल से हिरण की सींग के द्वारा निर्मित मुद्रिकाओं के हार का साक्ष्य मिला है? यानी हिरण की सींग से जो है वो हार बनाए जाते थे, ऐसा साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो महदहा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? महदहा से। सांभर के खुर का निशान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बाघोर सेकंड से सांभर के खुर का निशान प्राप्त हुआ है। सांभर क्या है? तो यह हिरण के प्रजाति का एक जीव है। उसके खुर के निशान कहाँ से प्राप्त हुए? तो बाघोर सेकंड से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल से बने हुए जो मनके हैं उनका अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? शुतुरमुर्ग का अंडा के जो ऊपरी हिस्सा है खोल, उससे मनके बनाए जाते थे, ऐसा प्रमाण कहाँ से मिला है? तो पटड़े से मिला है। पटड़े कहाँ पड़ता है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 48 एक बार फिर से बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना है, इसमें मैच करना है और इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे, बार बार देखेंगे याद हो जाएगा। उच्च पुरापाषाणिक स्थल कौन सा है? तो बाघोर उच्च पुरापाषाणिक स्थल है।
मात्र देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इनाम गांव से प्राप्त हुई है। फिर यूनिसेरियल हार्पून कहाँ से प्राप्त हुआ? ज्वालापुरम से। और सबसे बड़ी कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? हीरेगुंडा या संगनकल्लू से प्राप्त हुई है। हीरेगुंडा या संगनकल्लू से प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 49 है, किस स्थल से हड्डियां युक्त कठोर बनाई गई फर्श का साक्ष्य मिलता है? यानी ऐसा कौन सा जगह है जहां से ये प्रमाण मिलता है कि पशुओं के हड्डियों से फर्श बनाया जाता था? या हम ये कह सकते हैं कि पशुओं को काटने के लिए बूचड़ खाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बूचड़ खाना बागोर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से एक पाषाण पट्टी पर चित्रित आखेट के दृश्य प्राप्त हुए? यानी किसी पत्थर पर जो है वह शिकार के दृश्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम से किसी पत्थर पर किए गए शिकार के दृश्य का साक्ष्य प्राप्त होता है। यह 50 प्रश्न हमने बहुत शानदार कर लिया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नवपाषाण युग के उपकरणों और औजारों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? कहाँ? उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल के बारे में बताना है तो ला मेजूरियर ने। किसने किया था? ला मेजूरियर ने नवपाषाण काल की खोज की थी उत्तर प्रदेश में। यह भी याद रखना है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि लाल गेरुए रंग से लेपित मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? लाल गेरुए रंग से लेपित मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुर्जहोम से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से। अगला प्रश्न है कि स्थानीय रूप से महासती का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है? महासती का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो कि मध्य पाषाण काल का है। यहाँ दो प्रश्न में एक उत्तर छिपा है कि महासती का टीला किस काल का है? मध्य पाषाण काल का। अब आपको बताना है कहाँ पर? तो बागोर में है। महासती का टीला कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? तो महासती का जो टीला है वह हमें बागोर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर से प्राप्त हुआ है। तो यह 55 प्रश्नों का एक सेट था जो शानदार तरीके से खत्म हुआ है। उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।